हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। हाउ आर यू ऑल? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोशन इक्वेशंस फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा होता है, पहले फटाफट से इसकी बात कर लेते हैं। जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसके पास चॉइसेस होती हैं कि वो कैसे मूव कर सकता है। ईदर द ऑब्जेक्ट कैन मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उस केस में उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, दैट इज नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन एट ऑल। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद सम काइंड ऑफ वेरिएशन इन द वेलोसिटी, the variation in the velocity could be in the variation in its magnitude, it could be variation in the direction, but the point is that there is variation in the velocity. So wherever there is variation in the velocity, the motion becomes accelerated motion. अब एक्सेलरेटेड मोशन आपका आगे फर्दर दो टाइप्स का होता है। एक्सेलरेटेड मोशन में पॉसिबिलिटी है कि आपका ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करे, और एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करना। तो यहां स्पेसिफिकली हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि उसके वेलोसिटी में वेरिएशन तो आ रही है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में वेरिएशन तो आ रही है, लेकिन जो आपका वेरिएशन आ रहा है दैट इज अकरिंग एट अ कांस्टेंट रेट। दैट मीन्स द रेट एट विच द वेलोसिटी इज चेंजिंग और द अमाउंट ऑफ चेंज विच इज अकरिंग इन द वेलोसिटी इन 1 second, दैट अमाउंट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी इज रिमेनिंग कांस्टेंट, दैट इज रिमेनिंग यूनिफॉर्म, बिकॉज दैट इज एक्सेलरेशन, राइट? So uniformly accelerated motion means a motion in which acceleration is going to exist, acceleration is going to be there, but acceleration is constant. जो आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसको हम सिंपल से एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं कि एक तो एक्सेलरेशन इज देयर इन द सिस्टम, एक्सेलरेशन सिस्टम में है, इसका मतलब वेरिएशन वेलोसिटी में हो रही है तभी एक्सेलरेशन है। दूसरा, वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो रेट एट विच द वेलोसिटी इज चेंजिंग, दैट रेट इज सेम, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। दिस इज हाउ वी डिफाइन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज हाउ वी डिफाइन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म, ये चीज हम पहले कई बार कर चुके हैं वैसे डिस्कस, सो दिस वाज जस्ट अ क्विक रिकॉल एज टू व्हाट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज ऑल अबाउट। अभी जो भी आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, उस मोशन को हम कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस के हेल्प से स्टडी कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर हमें ये पता हो कि जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन है, तो आपके पास ये 3 इक्वेशंस है विच आर रिटन ऑन द बोर्ड। With the help of these 3 equations, you can very easily define the motion, you can very easily study the motion, and you can calculate all the important parameters which are associated to the motion of the object. राइट? तो ये जितना भी आपके पास इक्वेशंस लिखे हैं, जैसे बोर्ड पे 3 इक्वेशंस लिखे हैं, ये तीनों के तीनों मोशंस आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में ही वैलिड हैं सिर्फ। दे आर नॉट वैलिड इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज आप देख सकते हैं कि इन तीनों इक्वेशंस में देयर इज अ पैरामीटर, there is a variable a which is mentioned, that a is for the uniform acceleration. तो आपके सिस्टम की अगर एक्सेलरेशन ही वेरी करेगी तो ये इक्वेशंस नहीं चलेंगी वहां पर। दूसरा, ये तीनों इक्वेशंस में एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन की एक नॉन जीरो वैल्यू है। अगर आपके पास इन्हीं इक्वेशंस में जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इन्हीं इक्वेशंस में अगर आप एक्सेलरेशन को जीरो कर देते हैं, सपोज आप इन इक्वेशंस में एक्सेलरेशन को जीरो कर देते हैं, करके देख लीजिए। अगर आप एक्सेलरेशन को जीरो करेंगे तो ये सारे के सारे इक्वेशंस मॉडिफाई हो जाएंगे एंड यू विल एंड अप गेटिंग सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। लेट्स सी ये क्या होता है अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन हो गया, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन हो गया, क्योंकि हमने a की वैल्यू 0 रख दी है, तो इन इक्वेशन में क्या चेंजेस आते हैं? देखिए, अगर आप पहली इक्वेशन को देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहली बात तो ये देख लीजिए कि v, u, a, t ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर देयर यूजुअल मीनिंग्स, जो हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे v इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मोशन, u is going to represent the initial velocity, a is going to represent acceleration, and t is going to represent time which is taken for the object
टू एक्वायर इट्स फाइनल वेलोसिटी v फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी u। तो u से v होने में जितना समय लग रहा है वो आपका t है। उसके अलावा आप s देख सकते हैं, यू कैन सी देयर इज एन s आल्सो इन दिस इक्वेशन। s इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इन सब वेरिएबल्स के आपके यूजुअल मीनिंग्स है। तो इन इक्वेशंस में अगर आप एक्सेलरेशन को जीरो कर देते हैं, एक्सेलरेशन को आप जीरो कर देते हैं, तो जो आपकी पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, उसमें क्या चेंज आता है? आपके पास a की वैल्यू अगर आप जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, इफ यू मेक a zero here, then this entire term will become zero, and the conclusion that you get from here is that v is equal to u, v is equal to u। मतलब कि अगर आपका एक्सेलरेशन सिस्टम में नहीं है तो सिस्टम आपका एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है, वही ये कंक्लूजन आपको बता रहा है। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर कब हो सकती है? अगर सिस्टम एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा, जिस गति से चल रहा है उसी गति से चल रहा है, हमेशा कोई चेंज नहीं आ रहा उसका। इसका मतलब ऑल द वेलोसिटीज इन द सिस्टम आर सेम, there is no initial, there is no final, actually there is one velocity with which the object is traveling। why? because acceleration had been made zero। तो ये कंक्लूजन आ जाता है आपका अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू को जीरो कर देते हैं। उसी तरह से लेट्स स्विच टू द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को जीरो कर देंगे तो फिर से आपके पास इस इक्वेशन का जो सेकंड टर्म है हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन, ये जो टर्म है दिस विल आल्सो टर्न टू बी जीरो। तो सेकेंड इक्वेशन विल टर्न टू s इज इक्वल टू ut। सेकेंड इक्वेशन में अगर आपका एक्सेलरेशन को आप जीरो कर देते हैं तो आपके पास जो कंक्लूजन सामने आता है वो ये है दैट s इज इक्वल टू ut। s इज इक्वल टू ut क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए, एक्सेलरेशन का जीरो होने से एक चीज तो आपको क्लियर होगी पहली इक्वेशन से कि u और v में कोई डिफरेंस ही नहीं है। एक ही वेलोसिटी है, उसको आप u से रिप्रेजेंट करिए, v से करिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। बट देयर इज वन वेलोसिटी एसोसिएटेड टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय ईदर ऑफ द वेरिएबल्स, दैट्स योर चॉइस। बट जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट वन वेलोसिटी विच इज एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम इनटू द टाइम। तो ये आपका सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। जैसे हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। वही सेम कंक्लूजन आपके पास आ जाएगा अगर सिस्टम में एक्सेलरेशन जीरो होगी तो, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से हम थर्ड इक्वेशन में भी ये चेंज करके देख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन में अगर आप a की वैल्यू को जीरो करेंगे, दिस फैक्टर 2as, दिस फैक्टर 2as विल बिकम जीरो, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दैट विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, दैट विल बी अगेन v इज इक्वल टू u, ठीक है। जस्ट टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ द साइड्स, यू विल अगेन गेट द सेम कंक्लूजन दैट वी गॉट व्हेन वी मेड दिस मॉडिफिकेशन टू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में आपको मिला था v इज इक्वल टू u, इक्वेशन थर्ड से भी आपको फाइनली यही मिलेगा कि सिस्टम में एक ही वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, कोई इनिशियल नहीं है, कोई फाइनल नहीं है, बस एक ही वेलोसिटी है अगर आप एक्सेलरेशन को जीरो कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है दैट व्हाटएवर इक्वेशंस आर रिटन हियर, दे आर गोइंग टू वर्क only in situations where uniform acceleration is going to exist। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ही नहीं और कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन है तो आप कभी भी ये इक्वेशंस नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि ये काम ही नहीं करेंगे, वहां पे एक्सेलरेशन जीरो है आपकी। सो अभी जबकि हमने जो आगे का हमारा सारा जो डिस्कशन चलने वाला है वो एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे क्योंकि हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन डिस्कस करना है, राइट। हमने ये जितने भी इक्वेशंस लिखे हुए हैं, 3 इक्वेशंस ऑन द बोर्ड हियर in today's video, now we are going to discuss as to how to derive these equations। या ये equations आई कहां से, हमने कैसे एकदम से ऐसे लिख दिया इन equations को कि हाँ ये equations है, कहीं से तो आई होंगी equations। तो अभी हम ये स्टडी करने वाले हैं कि ये equations कहां से आई है, राइट। ओके जी, अब इसका डेरिवेशन सीखने के लिए हमें क्या करना है, हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। दिस इज क्लियरली अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप देख सकते हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ को हमने ले लिया, मैं ग्राफ की हेल्प से आपको डेरिवेशन इसलिए बताई जा रही है इस वक्त बिकॉज बाय नाउ यू हैव लर्न्ड हाउ टू मेक यूज ऑफ ग्राफ्स।
to come to various things, to calculate various parameters. तो भी हम graphs को, जो कि आपको आ गए करने, I just suppose you are now you have now got hold in solving the graphs. तो ग्राफ्स को यूज करके हम इन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करनी है अपनी पहली इक्वेशन डिराइव. ठीक है, तो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं. द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटीज तो आपके पास वाई एक्सिस पे मेंशन्ड ही होंगी, तो उसको एज सच कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन आप कौन से फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल सकते हैं? वन इज योर एक्सेलरेशन एंड द अदर इज योर डिस्प्लेसमेंट. देखिए, आपको अगर एक्सेलरेशन इवैल्यूएट करनी है फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यू हैव टू सिंपली फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ, राइट? सो इफ यू जस्ट सी, हमने ऐसे एक रैंडम कोई ग्राफ सिलेक्ट कर दिया है. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल विद द टाइम एक्सिस, जो कि टाइम एक्सिस के साथ एक ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है. सॉरी, नॉट ऑब्ट्यूस, एक्यूट एंगल. आप देख सकते हैं कि जो आपकी गिवन ग्राफ है, दिस इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद द टाइम एक्सिस, एंड दिस ग्राफ हैज एन इनिशियल वेलोसिटी विच इज नॉट जीरो इन दिस केस. ये हमारा अजम्पशन है, वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, पर इस केस में हमने एक नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी ली है. आई मीन, जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया फॉर दैट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ बॉडी, तो उस वक्त बॉडी का कुछ एक नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी था. आई मीन, बॉडी पहले से ही मोशन में थी, आप ये मान लीजिए. वो पहले से ही u मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी पे थी, एंड आफ्टर अ टाइम ऑफ t सेकेंड्स उसने एक नया इंक्रीज्ड वेलोसिटी एक्वायर कर लिया, दैट इज v मीटर्स पर सेकेंड. सो दिस इज द बेसिक एंड द इनिशियल assumption दैट वी हैव मेड. अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम स्लोप निकालते हैं. स्लोप इज द चेंज इन द y वैल्यूज to change the corresponding change in the x values. Change in y values to corresponding change in x values. इसका आपको रेशियो निकालना होता है, इससे आपका स्लोप निकल जाता है. तो आपके पास जो change in y values आएगा वो क्या आएगा? What is the final velocity of this graph? v. And what was the initial? u. So it is v minus u. And what is the time taken for this change to appear? t. देखिए, 0 पे u थी और t पे v हो गई है, तो इसका मतलब u से v होने में कितना समय लगा उसको? t सेकेंड्स का. तो आप t यहां पर ले सकते हैं. दैट मीन्स दिस इज v माइनस u बाई t. और ये जो हमने निकाला है, ये निकाला क्या है? हमने निकाला है स्लोप. और स्लोप क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? एक्सेलरेशन होती है. सो दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, राइट? तो अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. We will get it as v minus u is equal to at. From here, v is equal to u plus at. And that's our first equation. तो यहां से आपका फर्स्ट इक्वेशन आता है, where final velocity is equal to the initial velocity plus the product of acceleration and time. Right? अब हम निकालते हैं हमारा दूसरा इक्वेशन. ओके जी, अब हम डिराइव करते हैं हमारा सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया है. आई हैव रिटन द इक्वेशन हियर आल्सो. अब हम उससे जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसको डिराइव करने वाले हैं. उस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, बिकॉज यू कैन सी दैट दिस इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच इज फॉर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालने के लिए आपको ग्राफ से पहले डिस्प्लेसमेंट पता करनी पड़ेगी, कितनी डिस्प्लेसमेंट है. इफ यू सी दिस ग्राफ, as I have told you that for velocity time graphs, the way to find the displacement is by evaluating the area under your sketch, whichever is your sketch, be it a non-linear curve, be it a linear curve, be it a straight line, whatever it is. So in this present case, the graph that we have assumed is a straight line. So that means for evaluating the area, which is nothing but the displacement, we have to find the area under this line. तो हमने वही करा हुआ है. डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड इन टाइम t. अच्छा, फिर से एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का है, लेकिन हमने यहाँ डिस्टेंस वर्ड यूज कर लिया है. तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है दैट एज लॉन्ग एज योर ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन सिंगल डायरेक्शन, इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, तब तक डायरेक्शन अगर आपकी नहीं चेंज हो रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है. हाँ. तो क्योंकि आपके पास यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज फॉर पॉजिटिव वेलोसिटीज. पॉजिटिव वेलोसिटीज मतलब एक ही वेलोसिटी है
एंड द वेलोसिटी इज पॉजिटिव मींस द ऑब्जेक्ट मस्ट बी गोइंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमारी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर हम डिस्टेंस टर्म यूज करें, डिस्प्लेसमेंट टर्म करें, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। तो हमने निकालना है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट विच इज ट्रेवल्ड इन टाइम टी, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर द लाइन। तो जो भी आपके पास ये लाइन है, इसके अंदर का जितना भी एरिया है, आई एम जस्ट गोइंग टू शेड दिस पार्ट, जितना भी आपका शेडेड पार्ट है आप देख सकते हैं, दिस इज द एरिया दैट वी हैव टू इवेल्युएट, द एरिया विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एरिया है ये हम दो पार्ट्स में निकाल लेते हैं। देखिए, अगर आप इस शेप को ध्यान से एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे तो दिस इज अ ट्रपेजियम, यू मस्ट हैव रेड इन मैथमेटिक्स, देयर आर वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो एक ट्रपेजियम भी शेप आती है इस तरह की, जिसमें आपके पास बेसिकली होता क्या है, ट्रपेजियम में यू हैव टू पैरेलल लाइंस एंड नॉर्मली दे आर अलाउड टू बी ऑफ अनइक्वल लेंथ। जैसे आपके पास इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो वो दो लाइंस होनी चाहिए वो पैरेलल होनी चाहिए आपस में। तो आपके पास दो लाइंस है वो आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, द कंडीशन इज दैट दे मस्ट बी पैरेलल बट दे आर अलाउड टू बी डिफरेंट इन लेंथ। तो इनकी लेंथ ये हो सकती है कि एक लाइन छोटी है एक बड़ी है, दैट इज पॉसिबल। और दूसरा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको जो भी आपके दोनों स्ट्रेट लाइंस है आपको वो पता है, वो कितने लेंथ के और उनके बीच का डिस्टेंस पता है, तो आप इस तरह की एक शेप होती है विच इज कॉल्ड ट्रपेजियम, आप ट्रपेजियम का एरिया बहुत अच्छे से इवेलुएट कर सकते हैं। तो आप या तो यहाँ पर डायरेक्टली ट्रपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, या फिर आप इस ट्रपेजियम को, जो गिवन ट्रपेजियम है, जो यहाँ पर ट्रपेजियम बन रहा है वो कुछ इस तरह का है, इस तरह का है, ठीक है ना, कि आपके पास दो यहाँ पर इस तरह से दो वर्टिकल लाइंस है which are exactly running parallel to each other and they are separated by a certain distance which is nothing but the time duration, because time is taken on the x-axis। तो उनका सेपरेशन आपका टाइम है। तो यहां से या तो आप डायरेक्टली ट्रपेजियम का एरिया इवेलुएट कर सकते हैं, द अदर वे ऑफ इवेलुएटिंग द एरिया ऑफ दिस ट्रपेजियम इज बाय ब्रेकिंग द एंटायर ट्रपेजियम इनटू टू पार्ट्स। आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे ट्रपेजियम में से एक अपर पार्ट में आपको ट्राइंगल दिखेगा, तो एक ट्राइंगल है, और लोअर पार्ट में आपके पास एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमने ये दोनों एरियाज इवैल्यूएट करने हैं जो कि हमने यहाँ कर लिए हैं। सबसे पहले हमने लिया है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और ट्राइंगल को हमने नेम करा हुआ है यहाँ पर ABE, दैट इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल OAED, लेट्स सी व्हाट हाउ वी हैव नेम्ड द रेक्टेंगल, इट्स OAED। तो इन दोनों के एरियाज को इवैल्यूएट करने हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर हमने इलैबोरेट करके एक्सप्रेस किया हुआ है। एरिया का जो आपका फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही हमें यहाँ पे करना है। हाफ ये है आपके पास जो हाइट है, दैट इज V माइनस U। अगर आप ये ट्राइंगल लेते हैं, इसकी ये वाली हाइट है, ठीक है, ये इसका बेस है, बेस इसका कितना है, टाइम t के बराबर, ये बेस आपका टाइम t के बराबर है, ये आपकी हाइट है विच इज V माइनस U, विच इज V माइनस U। तो वही क्या हुआ है, हाफ इंटू V माइनस U इंटू t, राइट। अब हमने इक्वेशन 1 को यूज करना है, जो हमने इक्वेशन 1 इससे पहले डिराइव की थी, जो भी इस पे कंक्लूजन आया था वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। इस इक्वेशन से V माइनस U की वैल्यू आपकी क्या होती है, 80। अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं and try to figure out a formula for V minus U, then V minus U from equation 1 is going to come as 80, the product 80। वो 80 प्रोडक्ट आपने यहाँ पे V minus U की जगह यूज करना है, so you will get half into 80 into this T and the result is half 80 square। So this was area of the triangle। Then we have to find the area of the rectangle, this rectangle। तो इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपके पास जो लेंथ है वो T है, दैट इज OD, और जो आपका ब्रेड्थ है वो ये है आपका OA, विच इज नथिंग बट U। आपके पास ये जो लेंथ है इसका, जो इसका हाइट है, ब्रेड्थ है, जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं, ये आपका U के बराबर है। तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं आप प्लॉट करिए कि दिस इज OA इंटू OD विच इज नथिंग बट U इंटू T, सो दैट इज UT। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे टू गेट द कंप्लीट एरिया and the formula becomes S is equal to UT plus half 80 square। So this is your formula number 2। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है जो हमने डिराइव करा है। अब हम करने वाले हैं हमारा थर्ड रिजल्ट डिराइव। ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव अ थर्ड इक्वेशन व्हिच इज रिटन ओवर देयर।
थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए भी आपने डिस्टेंस ही इवेलुएट करना है फिर से, लेकिन इस बार हम डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया निकालने वाले हैं। इस बार हम डायरेक्ट ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे। पहले हमने ब्रेक करके निकाला था ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का, फिर ऐड किया था। अभी हम ट्रेपेजियम के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाले हैं। सो यू हैव दिस ट्रेपेजियम विच इज नेम्ड एज OABD। OAB, इस ट्रेपेजियम का एरिया बनेगा, आपके पास ट्रेपेजियम के एरिया का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है विच इज हाफ into the sum of the lengths of the two parallel sides multiplied by the distance, the perpendicular distance between those two parallel sides. तो वही मैंने आपके पास यहाँ पर लिख दिया है, हाफ है। आपके पास जो दो पैरेलल साइड्स है उसकी लेंथ क्या है, एक की लेंथ u है, दूसरे की लेंथ v है, तो हमने लिख दिया u plus v into t. t is denoting the distance, the perpendicular distance between those two parallel lines, that is t. अब आपने आगे क्या करना है, इसमें इक्वेशन 1 को यूज करके, इक्वेशन 1 को रीअरेंज करके हमने टाइम का फॉर्मूला फ्रेम कर लिया यहाँ से। सो टाइम इज कमिंग आउट टू बी v माइनस यू बाई ए। ये फॉर्मूला हम यहाँ t की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू इन प्लेस ऑफ t वी विल राइट v माइनस यू बाई ए। इसको जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है वहां पे आपके पास आ गया u प्लस वी और एक आपके पास आ गया v माइनस यू, राइट। तो ये बहुत कॉमन एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको पता होगी। तो वही आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज करी है और इसको हमने लिख दिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। फिर हमने इस पूरे फॉर्मूला को रीअरेंज कर दिया एंड वी हैव गॉट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द थर्ड फॉर्मूला, right? So these are the three formulas which are derived using the graphical approach. ये आपकी graphical approach थी। अच्छा, इसके अलावा इन इक्वेशंस को डिराइव करने के कुछ और मेथड्स भी रहते हैं, जबकि सबसे इंटरेस्टिंग मेथड यही है, बट देयर आर फ्यू मोर मेथड्स, दे आर ऑल्सो वेरी इजी। वो आप डायरेक्ट इन फिजिकल क्वांटिटीज के डेफिनेशंस को यूज करके निकाल सकते हैं। I mean, if you know the definition of any physical quantity, say acceleration, if you just know the definition of that physical quantity, उसी definition को आपने mathematical form में लिखना है, तो आपके पास बाकी के formulas भी बहुत easily derive किए जा सकते हैं। Okay, so that's all for today. I hope you liked the video. See you in the next video. Bye.